नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज एक बार फिर से आपके अपने चैनल लर्निंग एम्पायर पर मेरे यानी अनु के साथ। एंड एज यू विल कैन सी ऑन योर स्क्रीन्स, आज का हमारा टॉपिक है एग्रीकल्चर। ये हमारे सेशन का दूसरा पार्ट है। फर्स्ट पार्ट मैं ऑलरेडी अपने चैनल पे अपलोड कर चुकी हूँ, जिसमें दोस्तों मैंने आपको बताया था कि इंडिया में कितने तरीके से एग्रीकल्चर की प्रैक्टिसेस की जाती है। प्लस हमने ये भी डिस्कस किया था कि इंडिया में सीजन क्रॉप्स को लेकर कितने होते हैं। तो 3 तरीके के सीजन हमने डिस्कस किए थे, रबी क्रॉप, खरीफ क्रॉप एंड जायद क्रॉप सीजन। और आज हम उन्हीं के ही बारे में शॉर्ट में बात करेंगे, ठीक है। यानी कि ट्रिक से याद करने की कोशिश करेंगे। क्यों? क्योंकि बच्चों को बहुत दिक्कत होती है रबी एंड खरीफ क्रॉप्स को याद करने की। तो आज मैं आपके लिए ट्रिक्स लेके आई हूँ जिससे आपको आसानी होगी रबी एंड खरीफ क्रॉप्स को याद करने की। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले दोस्तों, अगर मैं ट्रिक लेके आऊँ आपको रबी की, तो रबी को हम क्या बोलेंगे? रवि बोलेंगे। क्या बोलेंगे? रवि। और हम ये मानेंगे कि रवि एक लड़का है जिसका विंटर में वाइट ब्लड सेल काउंट जो है लो हो जाता है। तो अब देखिए, रवि विंटर में WBC लो हो तो गोर सन का मस्टर्ड ले। क्या है ट्रिक? रवि विंटर में WBC लो हो तो गोर सन का मस्टर्ड ले। अब इसको इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे? रवि मतलब राबी यानी राबी की क्रॉप। विंटर मतलब कब उगाई जाती है? विंटर में उगाई जाती है, ठीक है। और नीचे ये सारी आपकी क्रॉप्स के नाम है। तो WBC मतलब व्हीट, बार्ले एंड चिकपी। लो मतलब लिंसीड एंड ओट्स। गौर मतलब ग्राम। सन मतलब सनफ्लावर एंड मस्टर्ड मतलब मस्टर्ड। तो ये सारी आपकी जो है रबी क्रॉप को याद करने की ट्रिक है। तो रबी विंटर में WBC लो हो तो गौर सन का मस्टर्ड ले। आई होप आपको ये ट्रिक पसंद आई होगी। इसी के साथ अब हम आगे चलते हैं, खरीफ क्रॉप की बात करते हैं। तो खरीफ क्रॉप को याद करने के लिए आप ये समझिए कि KM शर्मा एक आदमी है जो प्राइम मिनिस्टर RP का दोस्त है, और इन दोनों ने मिलके ग्राउंड में ही JCB चला दी। तो आगे इस ट्रिक को कैसे देखिए, KM शर्मा ने PM RP के साथ ग्राउंड में JCB चलाई। तो ये आपकी ट्रिक है। इसको इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे? K मतलब खरीफ यानी खरीफ की क्रॉप कब उगाई जाती है? मॉनसून में उगाई जाती है। तो KM मतलब खरीफ की क्रॉप मॉनसून में उगाई जाएगी। शर्मा मतलब शुगर केन। PM मतलब पल्सेस एंड मेज। RP मतलब राइस एंड पैडी। ग्राउंड से आ जाएगा आपका ग्राउंडनट। और JCB क्या है? ज्वार, कॉटन एंड बाजरा। तो आई होप दोस्तों आपको खरीफ एंड रबी की क्रॉप्स ट्रिक्स जो है पसंद आई होगी। तो इसी उम्मीद के साथ मैं अब आगे चलती हूँ और बात करते हैं शुगर केन के बारे में। शुगर केन एक खरीफ क्रॉप है और ये ब्राज़ील दुनिया में सबसे ज़्यादा शुगर केन का प्रोडक्शन करता है, और उसके बाद सेकंड नंबर पे इंडिया है, ठीक है। आगे अगर हम बात करेंगे तो इट कैन बी ग्रोन ऑन अ वैरायटी ऑफ सॉइल्स। किसी भी तरीके की सॉइल्स पे इसको उगाया जा सकता है, लेकिन मेन है कि आप इसको ब्लैक कॉटन सॉइल पे ही अच्छे से उगा सकते हैं, ठीक है। इसमें मैनुअल लेबर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। अगर हम बात करें कंडीशन कौन कौन सी चाहिए, तो हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट चाहिए इसमें, और टेम्परेचर 21 से 27 डिग्री तक होना चाहिए, और रेनफॉल कितनी होनी चाहिए? 100 सेंटीमीटर्स तक। तो बहुत ज़्यादा रेनफॉल की ज़रूरत होती है। और यदि ऐसे रीजन में जहाँ पे रेनफॉल कम होती है तो वहाँ पे इरिगेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो आप देखेंगे कहाँ पे शुगर केन उगाया जाता है? जहाँ पे रेनफॉल ज़्यादा होता है, यूपी, बिहार, पंजाब, हरियाणा। यहाँ पे नदियाँ भी है और रेनफॉल भी होता है, ठीक है। ऑयल सीड्स देखिए, ऑयल सीड जो है कुकिंग में भी इस्तेमाल होता है और इंडस्ट्रीज में भी इस्तेमाल होता है। फेस पैक्स बनाने के लिए, क्रीम बनाने के लिए, ऑयल बनाने के लिए, ये सारी चीज़ें बनाने के लिए ऑयल सीड्स का यूज़ होता है। इंडिया में जितनी एरिया में फसलें उगाई जाती है उसमें से 12% एरिया में खाली ऑयल सीड ही उगाए जाते हैं। तो बहुत बड़ा एरिया है। मेन ऑयल सीड कौन कौन से? ग्राउंडनट है, मूंगफली, मस्टर्ड, कोकोनट, तिल, ये सारे आपके मेन हैं। और स्टेट्स कौन कौन सी हैं? गुजरात, राजस्थान और आंध्र प्रदेश। ये 3 स्टेट्स आपको इसमें याद करनी है। टी कल्टीवेशन में दोस्तों कल हमने बात किया था आपके साथ कमर्शियल क्रॉप्स को लेकर, ठीक है। लास्ट सेशन में हमने कमर्शियल क्रॉप के बारे में बात किया था। और कमर्शियल एग्रीकल्चर में प्लांटेशन एग्रीकल्चर जो है कमर्शियल एग्रीकल्चर का एक एग्जाम्पल है, और टी कल्टीवेशन प्लांटेशन एग्रीकल्चर का एक हिस्सा है। यदि आपको कमर्शियल क्रॉप्स के बारे में नहीं पता है तो आप हमारा पार्ट 1 कंसीडर कर सकते हैं। टी की बात करें तो इसको ब्रिटिशर्स ने इंट्रोड्यूस किया था, और टी में जो है बहुत ज़्यादा लेबर की ज़रूरत पड़ती है। तो लेबर इंटेंसिफाइंग फार्मिंग होती है। ये ऐसी जगह पे उगती है जहाँ पे हिल्स होता है, हिली एरिया जहाँ पे बारिश ज़्यादा होती है, और एक्यूरेट जहाँ पे हमेशा नमी बरकरार रहती है, उन एरियाज़ में आपकी टी उगती है। तो वार्म एंड मॉइस्ट फ्री क्लाइमेट, डीप एंड फर्टाइल सोइल होती है जो कि ह्यूमस और ऑर्गेनिक मैटर में रिच होनी चाहिए।
तो अब ऐसी स्टेट्स जहाँ पे हिल है तो असम, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, केरला और मेघालय, इन सब में आपको हिल्स मिलेंगी और प्लस वहाँ पे एक्यूरेट क्लाइमेट मिलेगा। ठीक है। कॉफ़ी में आप देखिए दोस्तों, ये बात करते हैं कॉफ़ी की, तो अरेबिका वैरायटी इंडिया में उगाई जाती है और ये स्पेशल वैरायटी ऑफ कॉफ़ी मानी जाती है। ठीक है। और ये साउथ इंडिया का स्पेशल बेवरेज है। तो इंडिया में अगर कॉफ़ी उगाई जाएगी तो वो मेनली साउथ इंडिया में ही उगाई जाती है और इसका तो लिमिटेड है। नीलगिरी, कर्नाटका में नीलगिरी हिल्स है, वहाँ पे आपको मिलेगी, या फिर केरला या तमिलनाडु, बस इन 3 स्टेट्स में आपको कॉफ़ी की फार्मिंग दिखाई देगी। बाबा बूदान हिल्स जो दोस्तों कर्नाटका में ही है, वहाँ से इसका कल्टीवेशन शुरू किया गया था और बाबा बूदान हिल्स को कॉफ़ी के लिए मेन माना जाता है। तो दिस वाज योर कॉफ़ी। तो आगे अगर हम बात करेंगे तो आएगा हमारा हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स। हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स में आते हैं आपके फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। तो इंडिया जो है ट्रॉपिकल और टेम्परेट दोनों ही तरीके के फ्रूट्स उगाता है। ठीक है। और पूरी दुनिया में जितना प्रोडक्शन किया जाता है उसका 13% तो खाली इंडिया से ही प्रोड्यूस किया जाता है। तो दैट इज़ अ ह्यूज नंबर। तो आगे आप कुछ सब्जियों के नाम लिख देना, कॉलीफ्लावर, अनियन, कैबेज, टमाटो, पीस, तो ये सब जो है इंडिया मेनली प्रोड्यूस करता है। तो दिस वाज योर हॉर्टिकल्चर क्रॉप। तो अगर हम आगे बात करेंगे दोस्तों नॉन फूड क्रॉप्स की, तो सबसे पहले रबर आता है। रबर नॉन फूड क्रॉप, सबसे पहले तो आप ये देखिए कि सीधा आपकी फार्म से ये कहाँ पे जाती है, ये सीधा आपकी इंडस्ट्रीज में जाती है। तो खेत से सीधा इंडस्ट्रीज में जाएगी, तो इसलिए ये कमर्शियल क्रॉप्स होती है। तो रबर एक कमर्शियल क्रॉप है और ये इंडस्ट्री के लिए रॉ मटेरियल प्रोवाइड कराती है। ठीक है। इक्वेटोरियल क्रॉप होती है ये। इक्वेटोरियल मतलब इक्वेटोरियल रीजन में पाई जाती है। 0 डिग्री धरती के बीचों बीच का जो एरिया होता है वहाँ पे पाई जाती है ये। लेकिन अगर स्पेशल कंडीशन इसको प्रोवाइड कराई जाए तो आप कहीं पे भी इसको उगा सकते हैं। तो ये ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल एरियाज में भी उग जाती है और इसलिए इंडिया में भी इसको उगाया जाता है। केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका, अंडमान निकोबार, इन सब में इसको रबर की कल्टीवेशन की जाती है। कंडीशन कौन कौन सी ज़रूरी है, अगर आप इसको हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट दे दे, प्लस 200 सेंटीमीटर तक रेनफॉल दे दे और 25 डिग्री सेल्सियस इसको टेम्परेचर दे देंगे, तो उस कंडीशन में आप रबर कल्टीवेट करने के लिए तैयार होंगे। ठीक है। और फाइबर क्रॉप्स में सबसे इम्पोर्टेंट 3 ही फाइबर क्रॉप्स है, कॉटन, जूट एंड सिल्क। क्या? कॉटन, जूट एंड सिल्क। सिल्क में जब हम रेशम के कीड़े का रेशम के कीड़े को पालते हैं, क्यों? सिल्क ऑब्टेन करने के लिए। तो दिस इज कॉल्ड सेरीकल्चर। सेरीकल्चर क्या होता है कि रेशम के कीड़े का पालन ही सेरीकल्चर कहलाता है। तो रियरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सिल्क इज कॉल्ड सेरीकल्चर। और 3 तरीके की क्रॉप्स मैंने बताई थी, कॉटन, जूट एंड नेचुरल सिल्क, ये फाइबर क्रॉप्स हैं। और कॉटन, जूट को तो हम ज़मीन से प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन सिल्क को हम कहाँ से लेते हैं? हम सिल्क वॉर्म से लेते हैं। ठीक है। तो ये था हमारा सेरीकल्चर। आगे कॉटन के बारे में बात करेंगे दोस्तों। कॉटन एक खरीफ की फसल है और इसको ब्लैक कॉटन सॉइल पे उगाया जाता है। कैसी सॉइल पे? ब्लैक कॉटन सॉइल पे। और खरीफ की फसल है इसलिए इसको पानी भी बहुत ज़्यादा चाहिए होता है। इसमें 210 दिन ऐसे होने चाहिए पूरे साल में जब इसको खिली हुई धूप मिलनी चाहिए। अगर 210 दिन नहीं मिली तो ये पौधा खराब हो जाएगा। तो ये इसकी कंडीशन है। ठीक है। तो मैंने आपको बताया खरीफ की फसल है और ये इंडिया जो है दोस्तों कॉटन के लिए ओरिजिनल माना जाता है। क्यों? क्योंकि ऐसा माना जाता है कि कॉटन को उगाने की जो शुरुआत थी वो इंडिया से ही हुई थी और धीरे धीरे करके पूरी दुनिया में ये फैल गया और ये टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए मेनली उगाया जाता है। तो ब्लैक कॉटन सॉइल, जैसे मैंने आपको बताया, ब्लैक कॉटन सॉइल पे उगता है और इसको उगाने के लिए हाई टेम्परेचर की ज़रूरत होती है और रेनफॉल बहुत कम ज़रूरी होता है और 210 ठंड से फ्री दिन चाहिए। ऐसे 210 ऐसे दिन जब इसको ठंड ना मिले बल्कि सीधी धूप मिले। तो मेनली ये कहाँ उगाया जाता है? साउथ इंडिया में धूप होती है अच्छी, गुजरात में धूप होती है, एमपी तो, और लेकिन पंजाब, हरियाणा और यूपी में भी इसको उगाया जाता है। जूट की तो क्या ही बात करें दोस्तों। जूट जो है आजकल बहुत ज़्यादा कंपटीशन फेस कर रहा है सिंथेटिक फाइबर्स से। क्यों? क्योंकि दोस्तों जूट जो है इससे बना हुआ सामान बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है और क्योंकि इसका हमारे पास ऑप्शन मौजूद है सिंथेटिक फाइबर्स के रूप में, तो इसलिए जूट का जो इंडस्ट्रीज है वो जूट से दूर जाती जा रही है। ठीक है। तो क्या है कि जूट को गोल्डन फाइबर के नाम से जाना जाता है और इसको बैग, मैट्स, इन सब को बनाने में इस्तेमाल किया जाता है।
और क्योंकि इसकी हाई कॉस्ट है तो ये इंडस्ट्रीज़ को लूज़ करता जा रहा है, ठीक है। लेकिन अगर इसको उगाने की सोची जाए तो ये वेल ड्रेन्ड फर्टाइल सॉइल में उगता है जहाँ पे फ्लड प्लेन्स होते हैं। तो ऐसी जगह जहाँ पे नदी आपको मिलेगी वहाँ पे जूट कल्टीवेशन आपको मिलेगा और हाई टेम्परेचर की बात ज़रूरत होती है। वेस्ट बंगाल, बिहार, असम, उड़ीसा, यहाँ इन एरियाज़ में आप इंडिया में जूट कल्टीवेट होते देखेंगे। तो इंडिया में इतनी सारी चीज़ों को उगाया जाता है, खेती की जाती है इन सब चीज़ों की। तो फिर दोस्तों अगर हम बात करें कि इसको और रिफॉर्म करने की, तो इसके रिफॉर्मेशन की ज़रूरत क्यों महसूस हुई? क्योंकि ग्लोबलाइजेशन की वजह से इंडिया बहुत ज़्यादा मात्रा में कंपटीशन फेस कर रहा है, प्लस पुराने तरीके इस्तेमाल किए जा रहे हैं आज भी इंडिया में। तो जिस वजह से जो है हमारी जो फार्मिंग इंडस्ट्री है बहुत ज़्यादा बूस्ट नहीं कर पा रही है। तो इसलिए टेक्नोलॉजिकल और इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स की ज़रूरत पड़ी। तो अगर हम बात करें दोस्तों, 60% इंडिया की पॉपुलेशन पूरी तरह से एग्रीकल्चर पे डिपेंड करती है, 60%, ठीक है। और इसीलिए एग्रीकल्चर को रिफॉर्मेशन की ज़रूरत पड़ी और इसमें कलेक्टिवाइजेशन, कंसोलिडेशन और लैंड होल्डिंग को इंट्रोड्यूस किया गया। इसमें प्लस क्या किया गया, जमींदारी सिस्टम को ख़त्म कर दिया गया और फार्मर्स को क्रॉप इंश्योरेंस दिया गया। इन केस अगर उनकी फसलें खराब हो जाती है नेचुरल तरीके से तो फिर उनको उसके बदले में क्रॉप इंश्योरेंस दिया जाएगा, यानी पैसे दिए जाएंगे और उनको सस्ता लोन मिल जाए, ज़्यादा उनको ब्याज ना देना पड़े। तो इसके लिए ग्रामीण बैंक्स का और कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ का निर्माण किया गया था। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो पॉइंट्स हैं वो ये हाईलाइट किए गए हैं कि ग्रीन रिवॉल्यूशन शुरू किया गया था और वाइट रिवॉल्यूशन शुरू किया गया था। वाइट रिवॉल्यूशन को ऑपरेशन फ्लड भी बोलते हैं, ठीक है। तो ग्रीन रिवॉल्यूशन इसलिए शुरू किया गया था ताकि खेती को अच्छा किया जा सके, और वाइट रिवॉल्यूशन क्योंकि मिल्क का प्रोडक्शन बढ़ाया जा सके, ठीक है। तो अब जो है ग्रीन रिवॉल्यूशन की वजह से बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म हो रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि दोस्तों ग्रीन रिवॉल्यूशन में बहुत ज़्यादा फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल होता है, केमिकल्स का इस्तेमाल होता है, जिस वजह से हमारी जो सॉइल है वो अब कहीं ना कहीं जहरीली होती जा रही है। तो इसका नेगेटिव असर पड़ रहा है हमारे एनवायरनमेंट पे, प्लस ग्रीन हाउस गैसेस भी बहुत ज़्यादा ट्रांसमिट हो रही है। तो इस वजह से भी बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। तो इसलिए ग्रीन रेवोल्यूशन का एक ऑप्शन हम ढूंढ रहे हैं कि क्या ऑप्शन हो सकता है ग्रीन रेवोल्यूशन की जगह। तो ऑप्शन दोस्तों आगे डिस्कस करने से पहले हम लोग ये देखेंगे कि इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म क्या किया गया। तो किसानों के लिए किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम लॉन्च की गई और पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस स्कीम लॉन्च की गई। बस आपको इसमें क्या है वो जानने की जरूरत नहीं है, बस आप ये देखिए कि केसीसी और PAIS ये 2 स्कीम्स लॉन्च की गई थी। किसानों को उनकी फसल कैसे अच्छी करनी है उसके लिए न्यूज़ में और वेदर बुलेटिन्स उनके लिए लाए गए, और रेडियो टेलीविज़न पे जिनका प्रसारण आज भी होता है, और MSP इंट्रोड्यूस की गई, जिस वजह से क्या हुआ कि किसानों को कम से कम प्राइस तो मिलना तय है, ठीक है। टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स का ये हिंदी है, ये रहा उसके आगे का। और अगर हम आगे कंट्रीब्यूशन की बात करते हैं दोस्तों, तो कंट्रीब्यूशन एग्रीकल्चर ने क्या कंट्रीब्यूट किया है, जैसे मैंने आपको बताया कि 60% पॉपुलेशन है एग्रीकल्चर पे ही डिपेंड करती है, और इसलिए इंडिया के GDP में इसका बहुत मेन रोल है, ठीक है। ये इंडिया में 55% GDP बढ़ाता है। भारत की 55% नेशनल इनकम एग्रीकल्चर से ही आती है और फूड सप्लाई का ओनली मेजर सोर्स है ये, ओनली। अगर हम एग्रीकल्चर पे ध्यान नहीं देंगे तो भारत भूखा मर जाएगा। मेजर सोर्स है रॉ मटेरियल सप्लाई करने के लिए, और किसको? इंडस्ट्रीज़ को। तो काफ़ी सारी हमारी इंडस्ट्रीज़ ऐसी हैं जो सिर्फ और सिर्फ एग्रीकल्चर के बल पे चल रही है। लेकिन क्या हो रहा है दोस्तों कि धीरे धीरे एग्रीकल्चर में पब्लिक इन्वेस्टमेंट बढ़ता जा रहा है। जब पब्लिक इन्वेस्टमेंट बढ़ता जा रहा है तो कंपटीशन बढ़ता जा रहा है। क्यों? क्योंकि हर किसी कंपनी को चाहिए कि हमारा प्रोडक्शन ज़्यादा हो, नहीं हमारा प्रोडक्शन ज़्यादा हो। इस वजह से वो लोग क्या कर रहे हैं, कंपटीशन की आड़ में पब्लिक इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, जिससे फार्मर्स के लिए ट्रबल उत्पन्न हो रही है। डिक्रीज्ड सब्सिडीज, गवर्नमेंट ने सब्सिडी कम कर दी है फर्टिलाइजर्स पे। गवर्नमेंट चाहती है कि आप लोग फर्टिलाइजर्स का कम से कम इस्तेमाल करें, जिससे क्या होगा कि आपकी जो मिट्टी है वो अच्छी बनी रहेगी, उसकी सेहत अच्छी रहेगी। तो इसीलिए गुड डीड के लिए फर्टिलाइजर्स पे से गवर्नमेंट ने डिक्रीज कर दी सब्सिडी, लेकिन इसका उल्टा असर पड़ा है और फार्मिंग जो है एक एक्सपेंसिव एक्टिविटी हो गई है। ऑलरेडी फार्मर्स जो है आर्थिक परेशानियों से जूझ रहे हैं और अब और भी ज़्यादा उनके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गई है। तो
इनके बावजूद भी क्या हो रहा है दोस्तों कि फार्मर्स हमारे इंडिया के पूरी दुनिया से compete करने में लगे हैं। ब्रिटिश पीरियड के दौरान जो होता था दोस्तों कि ब्रिटिशर्स ने कॉटन को इंडिया से ब्रिटेन भेजना शुरू कर दिया और वहाँ पे टेक्सटाइल इंडस्ट्री इंडिया के कॉटन पे फलने फूलने लगी। ठीक है, तो वहाँ से ग्लोबलाइजेशन इंडिया में शुरू हुआ। उससे पहले से भी चला रहा था, लेकिन मेन बूस्ट यहाँ से मिला। 1999 के बाद क्या हुआ दोस्तों कि अचानक से डेवलप्ड कंट्रीज़ ने फार्मिंग सेक्टर में आना शुरू कर दिया और इंडिया के फार्मर्स को जो है बहुत ज़्यादा कंपटीशन देने लग गए। तो अब क्या हुआ कि आज जैसे मैंने आपको बताया ग्रीन रिवोल्यूशन का तो ऑलरेडी क्रिटिसिज्म होता जा रहा है कि ग्रीन रिवोल्यूशन इज़ नॉट गुड। तो अब इसका ऑप्शन क्या है, हम कहाँ पे जा सकते हैं? तो जेनेटिक इंजीनियरिंग है। जेनेटिक इंजीनियरिंग में क्या करते हैं दोस्तों, दो चीज़ें हैं, दो अलग अलग पौधे हैं। ठीक है, इनके जीन्स को लेके एक नया किस्म का पौधा बनाया जाना, और दिस इज कॉल्ड जेनेटिक इंजीनियरिंग, यानी कि इनके जीन को मॉडिफाई कर दिया जाता है। तो दिस इज कॉल्ड जेनेटिक इंजीनियरिंग। इसमें किसी भी तरीके से आपके एनवायरनमेंट को नुकसान नहीं पहुंचता है, तो इसलिए दिस इज कम्प्लीटली सेफ। दूसरा है ऑर्गेनिक फार्मिंग। इसमें फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल कैसे होता है? नेचुरल जो फर्टिलाइजर्स होते हैं, जैसे मैन्योर हो गया, आपका खाद हो गया, या फिर बोन का हाँ जो क्या कहते हैं, हाँ जैसे आपका हो गया मैन्योर होगा, ग्रीन हो गया, ग्रीन मैन्योर, बोन मील, कंपोस्ट हो गया, ये सारी चीज़ें, गोबर वगैरह, इन सब से आपके फर्टिलाइजर्स का निर्माण होता है। तो ये सारी चीज़ें नेचुरल है और नेचुरल चीज़ों से तैयार किया गया फर्टिलाइजर्स का अर्थ पे कोई नेगेटिव असर नहीं पड़ता है। इसलिए ऑर्गेनिक फार्मिंग और जेनेटिक इंजीनियरिंग को ग्रीन रिवोल्यूशन के ऑप्शन के रूप में देखा जा रहा है। तो इस तरीके से हम लोग कोशिश कर रहे हैं अपने फार्मर्स को बचाने की। हमारे फार्मर्स के सर्वाइवल से इंडिया सर्वाइव कर पाएगा दोस्तों, इसलिए फार्मर्स की रक्षा करना बहुत ज़रूरी है। अगर हम कंक्लूजन की बात करें तो इंडिया के फार्मर्स को क्या करना है, अपनी प्रैक्टिसेस को डाइवर्सिफाई करना है, जिससे क्या होगा कि वो अपनी इनकम को बढ़ा सकेंगे और एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन को कम कर सकेंगे। तो यहाँ पे हमारा सेशन होता है खत्म दोस्तों। आई होप आपको हमारा आज का सेशन पसंद आया होगा। प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू अवर चैनल एंड हिट द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स. Most importantly, stay home, stay safe. God bless you all. Jai Hind.